दोस्तों IKIO लाइटिंग लिमिटेड का आईपीओ आया है और आज हम क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए उस पर डिस्कशन नहीं है दोस्तों। हमारा डिस्कशन है क्या IKIO लाइटिंग लिमिटेड ये जो नई कंपनी लिस्ट होने वाली है क्या यहाँ पे तगड़ा पैसा बन सकता है अगर मैं ये शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लूं तो। दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि ये इंडस्ट्री कैसी है, क्या इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी कि नहीं, अगर ग्रोथ करेगी तो इसमें और कितनी कंपनियां हैं, क्या उसमें सबसे अच्छी है IKIO या कोई और कंपनी सबसे अच्छी है। दोस्तों हम इंडस्ट्री से ग्रोथ जानेंगे, ग्रोथ कैसा रहेगा, उसमें से अच्छी कोई कंपनी सिलेक्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का पर्पस ये नहीं है कि भरेंगे और किधर खुलेगा, हमारा पर्पस ये है यहाँ पे दोस्तों कि ये लगे नहीं लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जब ओपन होगा मैं ले सकता हूं और क्या ये मुझे मल्टी ईयर रैली देगा कि नहीं। राइट, तो रेडी हो मेरे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे सब डेटा अपडेट आप लोगों को दोस्तों मिलते जाए। सबसे पहले जब भी कोई आईपीओ आता है दोस्तों उसकी कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कंपनी है IKIO लाइटिंग लिमिटेड और प्राइस बैंड है 270 से 285, तो मैं तो यही मान के चलता हूं कि चलो 285 रुपीज पे आप ये आईपीओ भरते हो। पीरियड 8 तारीख आखिरी है दोस्तों। राइट, बुक बिल्डिंग टाइप आईपीओ हुआ। अब 285 पे आप लोगे, कंपनी की और कुछ जानकारी जैसे फेस वैल्यू 10 रुपए की है, इशू साइज कितनी दोस्तों, राइट यू कैन सी हियर दोस्तों 1.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स का ये इशू है। मार्केट लॉट 52 का है, तो नॉर्मली जो आपके सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रहता है वो इधर भी रहेगा। अब ये ऑफर क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ये ऑफर एक फ्रेश इशू भी है, मतलब कंपनी नए शेयर भी अलॉट करेगी। 350 करोड़ का एक फ्रेश इशू है, तो ये आईपीओ आने से कंपनी की इक्विटी, पेड अप इक्विटी भी बढ़ेगी क्योंकि आपको नए शेयर ऑफर किए जा रहे हैं। OFS भी है, यानी पुराने जो स्टेक होल्डर है वो भी अपने शेयर आप लोगों को देंगे। तो करीबन 90 लाख शेयर का ये OFS है, मल्टीप्लाई 285 करो, करीबन 250 करोड़ रुपए प्रमोटर के पास जाएंगे। तो यहां से दो चीज क्लियर होती है, 350 करोड़ रुपया कंपनी के पास जाएगा जो कंपनी को आगे काम लगेगा, 250 करोड़ रुपया प्रमोटर को जाएगा, उन्होंने इतने वर्षों से जो मेहनत की है उसके उनको ये फल मिलेंगे। पर कंपनी का टोटल अगर इशू हम करीबन 600 करोड़ का बोले तो 600 में से कंपनी के पास 350 करोड़ ही जाने वाले हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आप 600 करोड़ का नहीं ढूंढ सकते हो, बराबर है, क्योंकि उतने पैसे तो जाएंगे नहीं कंपनी के पास। ऑब्जेक्ट में पहला 50 करोड़ का ही डेब्ट पे करने में ये लोग यूज करेंगे। तो कंपनी पे जो बोरोइंग की बर्डन है, आप ये कहो कि चलो पैसे आएंगे हमारे पास 600 करोड़ बोरोइंग खत्म होगी, ऐसा नहीं होगा। 250 करोड़ प्रमोटर के पास जाएगा, बाकी जो रुपए है उसमें से 50 करोड़ खाली बोरोइंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो कंपनी पे अभी भी डेप्ट है, बाद में भी डेप्ट तो रहने वाली। 212 करोड़ रुपए दोस्तों ये लोग यूज करने वाले हैं एक्सपांशन के लिए। नोएडा उत्तर प्रदेश में जो इनकी सब्सिडरी है उसमें ये लोग पैसा लगाएंगे एक्सपांड करने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलो एक्सपांशन भी कोई गलत बात नहीं है, अच्छी चीज है। इससे पहले दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि ये कंपनी कौन है। राइट, सो दे आर एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ LED लाइटिंग सॉल्यूशन। राइट, ये LED लाइटिंग सॉल्यूशन के मैन्युफैक्चरर है, प्राइमरीली एन ODM मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, and design, develop, manufacture and supply product to customer who then further distribute this product under their own brand. Right? मतलब ये एक प्रकार से दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी हम इनको कह सकते हैं। राइट, दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फिलिप्स है, राइट, ऐसी कंपनियों को ये लोग अपनी प्रोडक्ट बना के देते हैं जो बिकती है उनके ब्रांड में। They also work with customer to develop, manufacture and supply products that are designed by their customers. Right? तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज LED लाइटिंग। एक LED लाइटिंग से धंधा आता है, सेकंड रेफ्रिजरेशन लाइट, हालांकि इनका नया धंधा है, बहुत ही कम बिजनेस आ रहा है, और तीसरा ABS पाइपिंग, राइट, एंड फोर्थ अदर प्रोडक्ट। अब इसमें मेजर तो इनको LED लाइटिंग से ही बिजनेस आता है। LED lighting offering focus on the premium segment and include lighting,
फिटिंग, फिक्चर, एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स। दोस्तों इनके रेवेन्यू वर्टिकल देख लेने चाहिए, क्योंकि हमने इनकी बहुत सी प्रोडक्ट देखी, तो भी आपको जान के बिल्कुल 100% पता चलेगा कि भी इनको 201 करोड़ का धंधा, मतलब 220 में से 200 करोड़ का धंधा तो एलईडी लाइटिंग में से आता है। तो ये इनका मेन प्रोडक्ट क्या हुआ? एलईडी लाइटिंग होगा। दूसरा सब बिजनेस, पर मेन है एलईडी लाइटिंग। तो हम ये कंपनी को कौन से नजरिए से देखेंगे? एलईडी लाइटिंग के नजरिए से, राइट। इंडस्ट्री, इनकी जो इंडस्ट्री है जिसमें ये ऑपरेट करते हैं, ये इंडस्ट्री कैसी है ये भी दोस्तों देखनी जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ इनको किधर से मिलेगा? इंडस्ट्री से मिलेगा, राइट। सो द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मार्केट इज ट्रेडिशनली comprised of companies that manufacture electronic products, predominantly assembling component on PCB and box build for major brands. Today, brands are seeing more value from EMS companies, right? देखो ये क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने टूथपेस्ट बना के दे दी। ईएमएस कंपनी में ऐसा नहीं होता। ईएमएस कंपनी में आप हो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, but brand are seeing more value from EMS companies. How? Leading to involvement beyond just manufacturing service to include product design and development, testing and after sale service such as repair, remanufacturing, marketing and product life cycle management. तो यहाँ खाली प्रोडक्ट बना के दे देने जैसा नहीं है, दूसरा भी काफी इन्वॉल्वमेंट ईएमएस कंपनियों का होता है। तो द ईएमएस मार्केट वाज एस्टैब्लिश्ड more than 5 decades ago, वर्ल्ड वाइड बात चल रही है, इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड, टू एग्जीक्यूट मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट, डिफेंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। अब इंडस्ट्री इनकी ये है, ये इंडस्ट्री से आज ये कंपनी IKIO कितना धंधा कर पाती है देखना भी जरूरी है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, उससे पहले एक बार हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब जो दोस्तों जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट, राइट, तो इनकम स्टेटमेंट आपको लेटेस्ट जो साल खत्म हुआ है उस समय का देखना चाहिए, ताकि एक्चुअल आपको ईयर एंड का बिजनेस पता चले। पर बैलेंस शीट हमेशा लेटेस्ट देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे अपना हमें दिसंबर 2022 की बैलेंस शीट अवेलेबल है, तो दिसंबर 2022 में बैलेंस शीट के क्या हाल थे, सबसे पहली नजर जानी चाहिए इक्विटी पे। हम देख सकते हैं अब तक कंपनी की इक्विटी बड़ी छोटी थी, पर आईपीओ से पहले इन्होंने 25 करोड़ रुपया इन्फ्यूज किया। तो पिछले साल 25 करोड़ की इक्विटी थी, इस साल बढ़ के 65 करोड़ 65 करोड़ हो चुकी है, और ये और बढ़ेगी आईपीओ के बाद। याद है ना, नया शेयर ये लोग इशू करने वाले हैं, 350 करोड़ तो इधर से आएगा, राइट। तो ये इक्विटी और बढ़ेगी। अदर इक्विटी, जैसे इक्विटी वो हुई जो स्टेक होल्डर ने पैसा डाला है, अदर इक्विटी में वो भी आ जाता है। जैसे कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते जाते हैं तो वो फंड भी इनके पास आता रहता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, अदर इक्विटी अभी लेटेस्ट 141 करोड़ की है, राइट। तो देखो इन्फ्यूज तो 65 करोड़ किया है, पर 151 करोड़ कैसे इनकी टोटल इक्विटी हुई अदर इक्विटी? अब तक के प्रॉफिट भी दोस्तों इनके कैरी फॉरवर्ड होंगे, राइट। तो यस हम कह सकते हैं 141 करोड़ की टोटल इक्विटी। इक्विटी के बाद हमारा ध्यान जाए सीधा दोस्तों बोरोइंग पे। दोस्तों कंपनी का बोरोइंग हम देख सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट बोरोइंग। दोस्तों 115 करोड़ का करंट बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग 21 करोड़ का। तो करीबन कितना बोरोइंग हुआ दोस्तों कंपनी का? हम कह सकते हैं 130 करोड़ के आसपास का कंपनी का बोरोइंग है। अब ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि 50 करोड़ ये बोरोइंग खत्म करने को ये लोग आईपीओ में से यूज करने वाले हैं। तो बोरोइंग है और रहेगा, राइट। अब ये इंडस्ट्री इतनी ग्रोइंग है कि वैसे भी यहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो हमने बोरोइंग दोस्तों यहाँ पे देख लिया कितना है, ये 121 करोड़ का बोरोइंग। टोटल इक्विटी 141 करोड़ की है। तो हम ये कह सकते हैं 141 करोड़ की इक्विटी पे 121 करोड़ का बोरोइंग, यानी हम ये नहीं कह सकते बहुत कम बोरोइंग है, बोरोइंग है और बड़ा है। कंपनी को हम लो डेब्ट कंपनी नहीं कह सकते दोस्तों इन डेटा के आधार पर, राइट। लेकिन अभी से हम डिसीजन नहीं ले सकते कि बुरा है अच्छा है। बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हो सकते हैं, ग्रोथ पाने के लिए हम बोरो करके भी एक्सपांड कर रहे हो। तो ये हम नेक्स्ट दोस्तों आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों ध्यान जाना चाहिए हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं करंट एसेट 231 करोड़ की है,
और करंट लायबिलिटी 170 करोड़ के आसपास की है। तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी अच्छी है, पर एकदम कंफर्टेबल नहीं कहेंगे, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% बहुत अच्छा है, राइट। कंफर्टेबल है, वी कैन से इट्स नॉट बैड, बट वी कांट से इट्स एक्सट्रीमली गुड, राइट। ऐसे ही अगर हम टोटल एसेट, राइट, कंपनी की 350 करोड़ और टोटल लायबिलिटी देखे दोस्तों करीबन 190 करोड़ है, तो ये भी अच्छी है पर नॉट सो मच गुड, राइट। तो बैलेंस शीट से हमको कुछ इतनी इंफॉर्मेशन मिली, इसके अलावा एक ट्रेड रिसीवेबल भी दोस्तों देख लेने का, राइट। हमने देखा यहाँ पे 73 करोड़ के आसपास का इनका ट्रेड रिसीवेबल है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, इनका डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग नहीं होते, B2B बिजनेस हुआ। तो जब बड़े बिजनेस से डील करते हैं दोस्तों, इनकी कुछ उधारी रहती है। 73 करोड़ वी कैन सी राइट नाउ। अब ये ज्यादा है कम है, ये अभी हम इसको बाद में टैकल करेंगे। अभी हम देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, राइट। तो कंपनी का धंधा आप देख रहे हो दोस्तों 220 करोड़ 2020 में था, 2021 में 213 करोड़, राइट। अब आपको पता ही है 21 में कोविड आया था, तो वो समय पे वैसे भी बिजनेसेस अफेक्ट हुए थे। 2022 यानी लास्ट टू लास्ट ईयर इनका टर्नओवर 332 करोड़ का हुआ, जो इन्होंने बढ़िया ग्रोथ किया। मतलब कोविड में जो कम हुआ, इन्होंने इससे भी बढ़िया छलांग लगाई। तो कंपनी का टर्नओवर 330 करोड़, ये 9 महीने में 330 करोड़ ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो हम 400 करोड़ जितना टर्नओवर तो 2023 में दोस्तों उम्मीद करेंगे, राइट। कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ का लास्ट ईयर का था, 2022 का। इस साल के क्लोजिंग को भी दोस्तों उम्मीद करेंगे 50 करोड़ का तो प्रॉफिट ऑलरेडी आ गया है, राइट। तो प्रॉफिट भी मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ जैसा तो इनका इस साल आ जाएगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं डेटा के आधार पे कंपनी इज ग्रोइंग, बट 330 करोड़ इन दिस सेक्टर वी कांट से इट्स स्ट्रॉन्ग, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे दूसरी लीडिंग कंपनियां कौन सी है जो तगड़ा टर्नओवर करती है। पर यस, इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो ज्यादातर कंपनियों को ग्रोथ यहाँ पे अच्छा मिलता होगा, राइट। एज पर दिस डेटा वी कैन से कंपनी का पिछले साल का ईपीएस 7.5 रुपया का था। पर आप इससे ये डिसीजन पे मत आना कि मैं 284 दूंगा ना मुझे 7.87 मिलेगा, नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर इनका इक्विटी 25 करोड़ से 65 करोड़ था, हो गया था। तो ये 7 रुपए का ईपीएस आपका करीबन इफेक्टिव ईपीएस तो 4.5-5 रुपए का ही होगा। तो अब 285 पे करके कितना मिल रहा है आपको? 4.5-5 रुपया। ये साल ग्रोथ अच्छा है तो और बढ़ेगा, पर ये भी मत भूलो आईपीओ में नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो वापस गाड़ी 4.5-5 रुपए के आसपास ही आके रुकने वाली है। तो अभी आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप 285 पे करके ले क्या रहे हो। आप ले रहे हो दोस्तों 5 to 6 रुपीज, राइट। हम इसकी डिटेल में और बात करेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, पर शेयर होल्डिंग ऑफ द मेजर शेयर होल्डर दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत से दूसरे कोई इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है जो अपना माल बेचने को, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ही कंपनी के शेयर होल्डर है, 60-40% रेशियो इनका है, तो बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं है। हरदीप सिंह के पास मेजर स्टेक है और हम कह सकते हैं कंपनी के पास, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है इन्हीं के पास पूरा माल पड़ा हुआ है। बेसिक्स ऑफ ऑफर प्राइस, अभी ये देखना पड़ेगा किस बेस पे इन्होंने 285 रुपीज का भाव रखा है, देखना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों। जब भी आप बेसिस देखते हो दो प्रकार होते हैं, वन इज क्वालिटेटिव फैक्टर, वन इज क्वांटिटेटिव फैक्टर। पहले हम देखेंगे क्वालिटेटिव फैक्टर, क्यों मैं 284 दूं। तो कंपनी का कहना है, क्वालिटेटिव फैक्टर पढ़ो तब यही सोचो कंपनी कह रही है कि मेरे को क्यों खरीदने का। तो क्वालिटेटिव फैक्टर में फर्स्ट इनका कहना है पॉइज्ड टू कैप्चर ग्रोथ ऑफ एलईडी मार्केट। देखो इनके हिसाब से एलईडी मार्केट बहुत बढ़ने वाला है, तो एलईडी मार्केट का ग्रोथ हम अच्छा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट विच फोकस ऑन हाई मार्जिन एरियाज। अब देखो रेवेन्यू वर्टिकल अभी हमने देखे तो यहाँ पे तो इनके पास एक ही वर्टिकल था, पर इनका ये कहना होगा लाइटिंग में इनके पास डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट है जो इनको हाई मार्जिन एरिया पे ले जा सकते हैं, बाकी दूसरी जगह तो धंधा कम। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद लीडिंग इंडस्ट्री कस्टमर, सही बात है। जैसे फिलिप्स कंपनी के साथ इनका, जिसका सबसे बड़ा शेयर है बाजार में, लाइटिंग सबसे ज्यादा फिलिप की बिकती है, तो इनका करीबन 10 साल का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कंपनी के पास, सो दैट्स गुड। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D, एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ दोस्तों कंपनी प्रॉफिट करती है, नहीं तो ज्यादातर आईपीओ आते लॉस मेकिंग वाले, पता नहीं कब प्रॉफिट करेंगे, या ऐसा नहीं है। कंपनी एक्चुअली भले ये आईपीओ लेके अभी आए, 2 साल का डेटा तो हमारे पास है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है,
2 सालों से, तीसरा साल लास्ट ईयर का था, वहां पे भी प्रॉफिट किया। 2023 भी प्रॉफिट वाला रहेगा, सो लॉस वॉस का कोई टेंशन नहीं है। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम, राइट। नाउ ये तो चलो बात होगी क्वालिटी की। अब क्वालिटी है तो क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। क्वांटिटी मतलब एक्चुअल पैसे में बात है, प्योर डेटा पे बात है। तो चलो देखते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या है। सबसे पहला मैंने आपको एडवांस में बताया था दोस्तों कि ईपीएस इफेक्टिव ₹7 मत समझना। तो देखो इन्होंने एग्जैक्ट गिन के भी दिया हुआ है, दैट्स ग्रेट। ₹4.31 का इनका इफेक्टिव ईपीएस है, क्योंकि इनका इक्विटी 25 करोड़ से 65 करोड़ बढ़ा था। पर आईपीओ के बाद भी और इक्विटी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो आपका आईपीओ के बाद भी ₹4-5 का ही ईपीएस रहने वाला है, राइट। तो अभी समझ लो 285 दे रहे हो, सामने क्या मिल रहा है? ₹5, राइट। और वो कंसिस्टेंट, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो 5 का 10 और 50 भी हो सकता है दोस्तों, राइट। तो एवरी ईयर प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है आपको। पी कितना हुआ दोस्तों? 285 पे अगर आप ले रहे हो, 66 का पी हुआ, तो ये सस्ता नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये लोग सस्ता दे रहे, बिल्कुल नहीं, बराबर है। पर चलो ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो शायद दे रहे, देख लेते अभी आगे। 66 का पी, इंडस्ट्री का पी क्या है? अभी इंडस्ट्री में तो 90 के पी वाली भी कंपनियां हैं, 14 के पी, 14 के पी वाली भी कंपनी है। तो इंडस्ट्री का कंपोजिट पी 56 का आ रहा है, इन्होंने 66 पे दिया है, तो इंडस्ट्री की एवरेज से भी महंगा दिया है। तो ये तो मानना पड़ेगा भाई महंगा है, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल सस्ता दे रहे। चलो पर क्यों दे रहे इतना महंगा? रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों 36% का इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। अब आईपीओ के बाद ये घट जाएगा, तो ऐसा मत बोलो वाओ मेरे को 36% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ मिल रहा है। देखो रिटर्न ऑन नेटवर्थ की फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ में क्या आता है? आपकी टोटल इक्विटी आती है, राइट। अब आईपीओ से जो फंड आने वाला है 600 करोड़ में से 250 करोड़ तो आपका किधर आएगा? नेटवर्थ में ऐड होने ही वाला है। तो अब डिवीजन, जब डिनोमिनेटर आपका है दोस्तों नेटवर्थ, तो ये कम होगा। तो 36% अभी मिल रहा है, आईपीओ के बाद ये डिक्रीज होके 25% जितना हो जाएगा। पूरा नहीं है 25% भी, पर 36% देख के उछलने का नहीं, ये डिक्रीज होने वाला है, राइट। नेट एसेट वैल्यू, अभी मैंने बताया दोस्तों आपको कि 285 पे कर रहे हो, ₹5 मिल रहा है। एवरी ईयर मिलने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस है, तो दैट इज गुड थिंग। पर उसके अलावा भी और मिलता है। कंपनी की जो बुक वैल्यू होती है वो भी सब इन्वेस्टर की तो है, राइट। अब तक के जो प्रॉफिट किए, अब कंपनी तो बरसों से है, उन्होंने प्रॉफिट जमा भी करते गए। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग लेके पूरा डिविडेंड में बांट रहे हैं, नहीं है ऐसा। तो आपकी बुक वैल्यू जब आप 285 दे रहे हो, एन्युअल 5-6 रुपीज मिलने के साथ ₹20 की आपकी बुक वैल्यू भी मिल रही, राइट। अब ये भी वैसे देखा जाए तो 285 पे ज्यादा है, 15 गुनी बुक वैल्यू पे आप शेयर ले रहे हो, सो वी विल हैव टू एक्सेप्ट शेयर सस्ता नहीं है, महंगा ही दे रहे हैं आप, राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सस्ती चीज अच्छी और हर महंगी चीज। देखते हैं हम इनके डेटा की महंगा लेना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे हमने कुछ केपीआई दिए हुए, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स ऑफ दिस कंपनी। दोस्तों केपीआई में एक होता है रेवेन्यू, यानी धंधा। भाई तुम धंधा कितना करते हो? तो धंधा अपने 2022 का देखा दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 250 करोड़ का है। तो ये इंडस्ट्री में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा है, बराबर कि नहीं। यहाँ पे प्रोफोर्मा और रिस्टेटेड दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हुए दोस्तों, आप मान सकते हो चलो 250-300 करोड़ का टर्नओवर, राइट। दूसरे पीयर ग्रुप से कंपेयर करके पता चलेगा ये बड़ा है, छोटा है कि एवरेज, राइट। कंपनी का दूसरे जो काम के अगर हम केपीआई देखें, प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों एज पर प्रोफोर्मा 15% के मार्जिन है, ये अच्छे है, राइट। और ऐसा नहीं है कि इसी साल है, जैसे 15% है 2022 में थे, 21 में 13% थे, 20 में 9.5% थे। तो एवरेज हम गिन सकते हैं कि 9 से 15, 12 और 13% के इनके मार्जिन रहते हैं, ये अच्छे मार्जिन है दोस्तों। ये सेक्टर में जहां पे इमरजेंस है, ग्रोथ जबरदस्त आता है, एक्सपांशन होता है, तो ऐसे में ये मार्जिन बुरे नहीं है, इट्स गुड मार्जिन। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों कंपनी करती जा रही, हर एक साल का आपके साथ इन्होंने कैपेक्स शेयर किया हुआ है। कैपेक्स तो ये सेक्टर में मांगता ही है क्योंकि ग्रोथ ही ऐसा है, पर चलो कर रहे हैं ये लोग, सो दैट्स ग्रेट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दोस्तों 25 से 30% जितना है, ये भी डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों आईपीओ के समय, पर अच्छा है।
रिटर्न ऑन इक्विटी आपने देखी 36% अभी बता रही है, 46% लास्ट ईयर ही की है। ये भी थोड़ी कूल ऑफ होगी पोस्ट आईपीओ, बट दिस रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो गुड। नेट डेप्ट टू ईबीआईटीडीए रेशियो दोस्तों 1.5 का है। मैंने नेट डेप्ट तो दोस्तों आपको बताया कम नहीं है, ज्यादा ही है डेप्ट, राइट। लेकिन अब हम ये जो केपीआई डेटा की मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए दी है, ताकि आप शांति से एक एक केपीआई क्या है, इसका क्या मतलब होता है, कैसे गिनते हैं वो देख सकते। बराबर है, तुम्हें इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अब हम कंपेयर करेंगे इसको वर्ल्ड से कि भी आईकेआईओ जो कंपनी है ये दूसरी जो पीयर ग्रुप की कंपनियों के मुकाबले कैसी। तो आप इसका भी आईकेआईओ का 300 करोड़ का टर्नओवर अगर गिनते हो, 330 करोड़ एज पर प्रोफोर्मा, राइट। तो एक तरफ डिक्सन है दोस्तों जो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है इन द सेम इंडस्ट्री। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हो सकता है डिक्सन जो है वो बड़ा मार्केट टैप कर रही है, राइट। तो इट्स एक्सट्रीमली क्लियर, किंग साइज कंपनी ये सेक्टर में डिक्सन है। अंबर 4,500 करोड़, सिरमा 1,000 करोड़, एलिन 1,000 करोड़। तो आईकेआईओ इनके मुकाबले दोस्तों काफी छोटी कंपनी, राइट। तो पहली चीज, डिक्सन का नाम डायरी में लिख देना चाहिए। सब लोग एक ही धंधा करते, पर डिक्सन ऐसा क्या करता है कि ये 10,000 करोड़ घर ले जाता है, राइट। सो इट्स गुड। अब डिक्सन के 10,000 करोड़ के टर्नओवर के बाद अगर हम इनके प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो प्रॉफिट मार्जिन के केस में आईकेआईओ पूरी इंडस्ट्री को मात दे रही है, राइट। तो मार्जिन इन लोगों के सबसे ज्यादा अच्छे हैं। हो सकता है ये लोग वो प्रोडक्ट में काम करते हो जहां पे मार्जिन अच्छे हो, बट दैट्स ग्रेट। तो एक थम्स अप जाता है मार्जिन की ओर। कैपेक्स देखो तो 300 करोड़ के रेवेन्यू आईकेआईओ के ऊपर ये लोग दूसरा 12 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। डिक्सन सबसे बड़े कैपेक्स के साथ रेडी है, डिक्सन और अंबर दोनों दोस्तों करीबन 400 करोड़ का कैपेक्स। तो ये डेटा देख के पता चल रहा है कि किसके पास डिमांड है दोस्तों। ऑब्वियस है, एब्सोल्युटली डिक्सन लीड करती है दोस्तों ये पूरे सेक्टर में, धंधे में, कैपेक्स में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका डिक्सन का और आईकेआईओ का दोनों का अच्छा है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ये दोनों का अच्छा है, 20% डिक्सन और आईकेआईओ 36, जो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। नेट डेप्ट टू ईबीआईटीडीए रेशियो देखे तो आप प्रोफोर्मा देखो दोस्तों 1.5 का है। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड देखो 0.39। इस केस में दोस्तों डिक्सन जो है, राइट, 0.70, डिक्सन को ज्यादा मार्क जाएंगे दोस्तों नेट डेप्ट टू ईबीआईटीडीए रेशियो में भी। तो ये डेटा के आधार पे तो दोस्तों डिक्सन ज्यादा वेटेज रखता है, राइट। आईकेआईओ इज नॉट बैड कंपनी, एक छोटी कंपनी, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ कर सकती है, इनकी सारी तैयारी है ग्रोथ के लिए, राइट। हम इंडस्ट्री ओवरव्यू थोड़ा लेंगे जिससे हमको और पता चले। देखो कहीं पे भी पैसा डालो, ये तो पता रहना ही चाहिए कि धंधा कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, क्योंकि आपका पैसा बढ़ेगा उतनी गति से जितनी तेजी से धंधे बढ़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादातर इन्वेस्टर ये मिस करते हैं, वो ये देखते ही नहीं है। वो पीबी देखते हैं ना, पीबी देखते हैं ना, वो सब चीज बाद में आती है। धंधा ही बढ़ेगा नहीं, वो क्या काम करेगा दोस्तों? कुछ भी नहीं। अब कितनी महंगी कंपनी ले लो, धंधे बढ़ते जाएंगे, आपकी लॉटरी लगने ही वाली। तो बिजनेस इज आर मोर इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, राइट। खाली वैल्यूएशन नहीं, वैल्यूएशन आर इंपॉर्टेंट, बट ग्रोथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब इंडस्ट्री ओवरव्यू की जो नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स है ये हमें बताएगी कि ग्रोथ कितना है इस इंडस्ट्री में। रेडी हो दोस्तों? चलो चलिए दोस्तों इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो कंट्री की बात होती है, और कंट्री आपको पता है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। दोस्तों अभी तक का हमारा ग्रोथ वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करने वाला पुरवार हुआ है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पे जो डेटा जैसे दिया हुआ है 6.8% 2020 का, हम इसको आउट परफॉर्म करके 7.2% ग्रोथ हुए। तो ये जब डेटा बनाया गया था ये कम है, हमने इससे ज्यादा ग्रोथ किया। 2024 में इनका कहना है 6.1% से ग्रोथ करके हम 3.4 ट्रिलियन होंगे। लेकिन आज ही आरबीआई की जैसे मीटिंग थी और 6.5% इस साल भी उम्मीद कर रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों इंडिया से 6-7% का रियल ग्रोथ यानी दोस्तों वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद करेंगे, राइट। तो यस, इंडिया
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। पर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पूरे वर्ल्ड वाइड ईएमएस ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये जानना जरूरी है। हमने ये जो डेटा यहाँ लिखी है वो अभी कुछ समय पहले हमने बातचीत कर ली, मैं इस पे वापस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। पर ईएमएस कंपनीज का एक बड़ा महत्व है जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की दोस्तों बात करते हैं, राइट। सो ईएमएस कंपनीज, ईएमएस इंडस्ट्री का ओवरव्यू देख लेना चाहिए ग्लोबली। दोस्तों अगर हम ग्लोबल ईएमएस मार्केट देखें 2021 में ये 880 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री थी। पिछले 5 साल में ये 3.5% से बढ़ी है, पर आने वाले 5 साल में ये 5.5% से ग्रो करने वाली है। तो हम ग्लोबल ईएमएस इंडस्ट्री से दोस्तों क्या उम्मीद करेंगे? 5.4% ग्रोथ, राइट। पर ये तो ग्लोबल की है, इंडिया में भी तो हमको देखना चाहिए क्या ग्रोथ होगा। तो इंडिया की बात अभी करेंगे, नहीं तो 5% ग्रोथ में बहुत ज्यादा मजा नहीं है, राइट। पर ईएमएस की जो कंपनीज है ग्लोबली वो क्या सर्विस देती है? तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग भी इसी के अंदर आ गया, लॉजिस्टिक दैट इज डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड आफ्टर सेल्स यानी रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग भी दोस्तों पूरा ईएमएस इंडस्ट्री में दोस्तों देखा जाता है। ग्रोथ ड्राइवर क्या लगते हैं, क्या लगता है ये 5.5% से ग्रो करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा? तो इसके पीछे दोस्तों कुछ कारण है। तो इसके ग्रोथ ड्राइवर दोस्तों क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्मार्ट होम डिवाइस। दोस्तों हमको ध्यान ही है कि आज से कुछ साल पहले हमारे घर पे एक ही चीज इंटरनेट से कनेक्ट हुआ करती थी, और वो था दोस्तों हमारा मोबाइल फोन, राइट। तो मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी के बाद आपके लैपटॉप कनेक्ट हुए, फिर आपका टीवी कनेक्ट हुआ ना, अभी तो आपका एसी ना वॉशिंग मशीन ना पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है, घड़ी आ गई ना गाड़ी आ गई। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एक्सपांड होता जा रहा है, राइट। ग्रेटर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द ग्रोथ ड्राइवर? ग्रेटर एम्फेसिस ऑन व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन। यस दोस्तों, ईवी यानी द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ये ऑटोमोबाइल में आने वाले दशक में सबसे ल्यूक्रेटिव रहने वाला है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड ऑफ फैसिलिटीज, राइट, फॉर दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, खास करके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में। एंड फिफ्थ, कोविड के बाद वैसे भी इन सब चीजों की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर ये ग्रोथ ड्राइवर है और ये लगता है इनके कारण ग्रोथ होगा, तो अभी कौन सी कंट्रीज का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है? तो यू कैन सी EMS market breakup by select countries, global value. China leads the global EMS business by 47%. दोस्तों चाइना में सबसे बड़ा बिजनेस है, दुनिया भर के बिजनेस को दोस्तों यही माल सप्लाई करता है। तो चाइना 47% और इंडिया की तो बड़ी कम वैल्यू है 2.2% खाली, राइट। तो चाइना इज लीडिंग इन दिस मार्केट। ऐसा क्यों है ये भी हम देखेंगे, और उससे पहले बाय एंड यूजर सेगमेंट भी देख लेते हैं कि ईएमएस मार्केट का कहां ज्यादा बोलबाला है, कौन से प्रोडक्ट में। तो 25% मोबाइल फोन्स में ये लोग हैं, 21% इन आईटी और 11% इन टेलीकॉम। तो ये 3 सेगमेंट ऐसे जो सबसे बड़े हैं दोस्तों। अपनी IKIO जो सेगमेंट में डील करती है वो कौन सा है? लाइटिंग, 1.8%। तो एक छोटा सेगमेंट है कि मैंने आपको इसलिए पहले ही बताया कि ये एक छोटे सेगमेंट में डील करते होंगे, तभी इनका टर्नओवर 300 करोड़ का है। अब डिक्सन जो आपकी मोबाइल फोन में डील करता है दोस्तों, इसलिए उनका टर्नओवर 10,000 करोड़ है, क्योंकि उनका मार्केट, निश मार्केट उनका दोस्तों बड़ा है जिधर ये डील करते हैं, राइट। सो इसके साथ हमें ये देख लेना चाहिए EMS मार्केट ब्रेकअप बाय इंडस्ट्री एप्लीकेशन, ग्लोबल वैल्यू कंट्री वाइज कैसी है। आप देख सकते हो चाइना सबसे बड़ा खिलाड़ी, नंबर 1 है इस मार्केट में। EMS मार्केट में दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट शेयर इनका है, आज करीबन $400। आज दोस्तों 411 बिलियन USD का चाइना का दोस्तों बिजनेस है। इंडिया को कंपेयर करें दोस्तों खाली 20 बिलियन USD, राइट, यानी हम करीबन 1.5 लाख करोड़ का मार्केट इसे कह सकते हैं दोस्तों। 2.2% हमारा कद है दुनिया के बिजनेस में, जो कि बहुत ही छोटा है, राइट। हालांकि हमारी पॉपुलेशन 16-17%, पर EMS बिजनेस में दोस्तों हमारा कद काफी छोटा, पर ग्रो इंडिया जबरदस्त कर रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों 2022 में, 2026 में
इंडिया की भी दोस्तों ईएमएस का जो बिजनेस है वो 20 बिलियन यूएसडी से बढ़ के 80 यानी 4 गुना बढ़ने वाला है। तो जबरदस्त ग्रोथ भारत में इस इंडस्ट्री का होगा। हमारा जो कद खाली 2% का है ये 7% का दोस्तों हो जाएगा। तो अब हमारा कद यहाँ पे बढ़ेगा, इंडस्ट्री इतनी बढ़िया बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियस है अलग अलग कंपनी उसको दोस्तों इसका फायदा होगा। तो कौन सी कंपनियां ईएमएस मार्केट में होती है? एज यू कैन सी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड अंडर ईच इंडस्ट्री एप्लीकेशन। जैसे मोबाइल फोन में कौन सी प्रोडक्ट होती है? स्मार्टफोन, फीचर फोन में महत्व है इनका। आईटी में क्या? तो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर। टेलीकॉम में बीटीएस, जीपॉन, मोडेम, राउटर। इंडस्ट्रियल में एनर्जी मीटर, एचएमएस, पीएलसी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में दोस्तों टेलीविजन, अभी तो आपने देखा है दोस्तों एलईडी आ गए। एयर कंडीशनिंग, वॉशिंग मशीन। कंज्यूमर एप्लीकेशन में स्मॉल एप्लायंसेस लाइक फैन, वाटर हीटर, किचन एप्लायंसेस जैसे ग्राइंडर। ऑटोमोटिव में दोस्तों एबीएस में काम लगता है, एएमटी में, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में। मेडिकल में ऑल रिलेटेड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। लाइटिंग में सीएफएल, एलईओ, एलसीयू। अदर्स में एरोस्पेस, डिफेंस, डेटा सेंटर, क्लाउड स्टोरेज। तो मल्टीपल दोस्तों एप्लीकेशन है इस इंडस्ट्री के। अब दोस्तों जब हमने देखा भारत 4 गुनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, तो हमें देखना चाहिए कि भारत में अगर ये इंडस्ट्री बढ़ती है तो कौन सी सब सेगमेंट को फायदा होगा और कौन सी कंपनी इसका लाभ ज्यादा उठा पाएगी, राइट? चलो दोस्तों, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, दोस्तों हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो जब आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढते हो तो इसका भी नाम दोस्तों दर्ज हो जाना चाहिए। दिस इज डेफिनेटली फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। कैसे? टोटल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, अब ये जो बात हम कर रहे हैं इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिनिश गुड। इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन दोनों को देखे दोस्तों, भारत में 9 लाख करोड़ का ये मार्केट है। ये 18% कगार से बढ़ने वाला है। तो मतलब हम अगर 15% कगार से बढ़ने वाली इंडस्ट्री ढूंढते हैं तो ये भी है कि नहीं? 18% का ग्रोथ। दोस्तों ये 9 लाख करोड़ का मार्केट 18 लाख करोड़ का आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसका फायदा दोस्तों कौन उठाएगा? इंडियन कंपनीज जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। कैसे? ड्यू टू दिस सेकंड लाइन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। मतलब अगर हमने 9 लाख करोड़ का मार्केट बोला तो उसमें 70% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। कितना? 6 लाख करोड़। तो दूसरा 3 लाख करोड़ का क्या होता है? वो इंपोर्ट होता है। बड़ी फिगर है ये। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी दोस्तों 24% से बढ़ने वाला है। मतलब समझो इंडस्ट्री 18% से बढ़ेगी, पर डोमेस्टिक कंपनियों का प्रोडक्शन 24% से बढ़ेगा। ये इसलिए क्योंकि इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो आपकी जो कंपनी अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि 24-25% का ग्रोथ दोस्तों मिलना चाहिए। डायरी में लिखने लायक ये इंडस्ट्री है, राइट? कम इंडस्ट्री मिलेगी जो आपको 20% प्लस का ग्रोथ दे सकती है, और उसमें से एक ये है, राइट? पर ये इतना ग्रोथ क्यों? ओविंग टू वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो हियर इज द डेटा। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जैसा हमने देखा दोस्तों 18% कगार से बढ़ रही है। 2017 में दोस्तों ये इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की थी। हम इस साल 2023 में दोस्तों ये इंडस्ट्री को 10 लाख करोड़ पार होता हुआ देखेंगे, और 18 लाख करोड़ तो हम आने वाले 5 साल में पहुंचने वाले। अब ये प्रोड्यूस करेगा कौन दोस्तों, राइट? तो प्रोड्यूस कौन करेगा और ये इतनी बड़ी क्यों होगी? तो इतना ग्रोथ 18 लाख करोड़ मतलब 18% का कगार का ग्रोथ मिलने के पीछे 2 कारण है, 3 कारण है, 2 के डेटा दिए हुए। कारण नंबर 1 पॉपुलेशन। एक तो यार वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अब हम हो गए। अब जैसे मैं इनके डेटा देख रहा था तो कंपनी ने बोला था दूसरे नंबर का, क्योंकि जब आरएचपी लिखा गया तब हम दूसरे नंबर के पॉपुलेशन पे थे। पर अब हमें क्या कहना चाहिए? सबको थोड़ी ना कॉपी पेस्ट करने का, राइट? अब हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो चुके हैं। सो ये पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। दोस्तों अर्बनाइजेशन यानी अभी भी भारत रूरल में रहता है, पर अब आने वाले 10-15 साल में शहरों में
बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। तो अब ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन रूरल टू अर्बन देखोगे तो जैसे लोग अर्बन आते हैं दोस्तों, अलग अलग जो उत्पाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनकी कंजप्शन की क्षमता बढ़ जाती है और कंज्यूम करना शुरू करते हैं। तो एक ये कारण है। सेकंड, पर कैपिटा इनकम। दोस्तों यहाँ पे हमने दी हुई है पर कैपिटा इनकम, ये रियल पर कैपिटा इनकम है, राइट, जो आप देख रहे हो 5 to 6% से दोस्तों बढ़ती जा रही है। 2023 का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 1,14,000 की पर कैपिटा इनकम। असल में पर कैपिटा इनकम 1,96,000 की है। पर ये कौन सा डेटा है दोस्तों? दिस इज एट वॉल्यूम बेस, राइट। ये देखो तो भी देखो 5-6% से हमारी इनकम बढ़ रही है। तो इनकम का ग्रोथ इंडिया में बढ़ रहा है, जो क्या कर सकता है दोस्तों, ये बढ़ता इनकम पेनेट्रेशन में काम लग सकता है। देखो लोगों को चाहिए लैपटॉप स्मार्टफोन पर पैसा भी तो होना चाहिए। अब जब इंडियन की इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन की क्षमता बढ़ती है, राइट। यू कैन सी ग्लोबल पर कैपिटा इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन का कितना है दोस्तों। एवरेज व्यक्ति वर्ल्ड का 24,000 रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यूज करता है, जब इंडिया अगर हम देखें तो हम लोग खाली 5,900 का एवरेज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो बहुत बड़ी गैप है। ये गैप क्यों है दोस्तों? ये गैप है पर कैपिटा की कमी के कारण। अब जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है तो ये गैप पूरी होके ऑटोमेटिकली ये दोस्तों ये 24,000 तक पहुंचेगी, राइट। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, पर कैपिटा इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन और पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन दोस्तों 5 साल में डबल होने वाला है, यानी हमारी क्षमता 5,900 से 9,500 के उपकरण खरीदने की दोस्तों हो जाएगी। So you can see the trend in electronic consumption versus share of domestic production. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों। एज पर दिस डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो अभी 8 लाख करोड़ का है, ये 15 लाख करोड़ बढ़ने वाला है ये 5 सालों में, यानी 24% का हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सुधार देखेंगे। सो दिस इज ह्यूज ग्रोथ। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक कंजप्शन। दोस्तों जो कंजप्शन है ये 6 लाख करोड़ से बढ़ के दोस्तों 12 लाख करोड़ होगा, राइट। तो 11% से कंजप्शन बढ़ेगा पर प्रोडक्शन 24% से बढ़ेगा। दो कारण है, एक तो इंपोर्ट पे कमी कर देने की है और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हो एक्सपोर्ट जो 2022 में दोस्तों खाली लाख करोड़ का है, ये बढ़ के 6 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। 50% कगार से दोस्तों एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सो यस वी कैन से वी आर गोइंग टू गेट वेरी गुड ग्रोथ इन दिस सेक्टर। कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया का ये डेटा, राइट। 2022 कितना हमने बताया, 8 लाख करोड़ का कंजप्शन। दोस्तों पिछले 5 सालों में ये 14% की ग्रोथ से बढ़ा है कंजप्शन हमारा, पर आने वाले 5 सालों में ये 11% से बढ़ने वाला है, राइट। तो 11% का तो हम कंजप्शन में ग्रोथ करेंगे। इनके अलावा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन देख लो दोस्तों। तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो अभी करीबन 6 लाख करोड़ का है, ये 15 लाख करोड़ पहुंचेगा 24% के कगार पे, जिसमें 11 लाख करोड़ का डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग कंपोनेंट। और अगर आप कंपोनेंट का बिजनेस देखो तो दोस्तों अभी फिलहाल करीबन हम कह सकते हैं लाख करोड़ का है, ये 4 लाख करोड़ के करीब दोस्तों पहुंचेगा, राइट। जहां पे हम 42% का ग्रोथ कंपोनेंट में भी दोस्तों देखेंगे। सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी इज अवेटिंग अस। कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू जीडीपी। अब दोस्तों जीडीपी में ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? जीडीपी तो हमारा अभी कितना है, 272 लाख करोड़। दोस्तों अभी 2.7% का जीडीपी में इनका खाली कंट्रीब्यूशन है, पर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इनका करीबन 5% का हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कब बढ़ता है? जब जीडीपी से तेजी से आपकी इंडस्ट्री बढ़े। तो ये इंडस्ट्री इंडियन जीडीपी से दोस्तों फास्ट बढ़ने वाली है, ये हमको इधर से पता चलता है। दोस्तों सबसे बड़ी कठिनाई, इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। कैन सी जो इंपोर्ट हमारा 2015 से 26 का पूरे रेंज में, अगर हम 15 से 22 तक देखें दोस्तों अभी, तो इंपोर्ट कैसा था दोस्तों?
12%, 17%, राइट, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डबल डिजिट में इंपोर्ट था। तो इंपोर्ट ह्यूज हम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं था, हम ये कह सकते हैं ये एक बड़ा सेक्टर है, पर हम लोग यहाँ पे काम करते ही नहीं थे, राइट। यू कैन सी 13% के कगार से दोस्तों अब तक इंपोर्ट बढ़ता गया है, पर अब हमारा ध्यान प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग पे है। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू गवर्नमेंट्स सेवरल स्कीम, दोस्तों इंपोर्ट आने वाले 5 साल में खाली 4% से बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो हमें इंडियन गवर्नमेंट से मिली है, और ये कंपनियों को दोस्तों बड़ी बनाएगी इस सेक्टर में। यू कैन सी टॉप 10 इंपोर्ट एंड सोर्स ऑफ इंपोर्ट बाय इंडिया। दोस्तों सबसे ज्यादा हम क्या इंपोर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। पिछले साल का ही डेटा है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपोर्ट होते हैं लैपटॉप एंड नोटबुक। तो लैपटॉप में सबसे बड़ा मार्केट है, पर हम कहां बनाते हैं, राइट। एफपीडी, टेलीविजन, स्टोरेज डिवाइस, तो ये सारी चीजों में सबसे बड़ा इंपोर्ट है। और ये कौन कहां से हम लोग सोर्स करते हैं? तो देखो सबसे ज्यादा कौन? अपना दुश्मन कंट्री चाइना। जस्ट अंदाजा लगाओ जितना बड़ा मार्केट है, अगर हमको इंपोर्ट करना पड़ता है तो आधे से ज्यादा तो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट हाइपर एक्टिव हुई पिछले कुछ सालों में कि भाई ये इंपोर्ट बंद कराना है, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को दोस्तों सपोर्ट करना होगा, राइट। और ये जो अभी आप लोगों ने जो कुछ स्कीम्स देखी, ये यही इंपोर्ट कम करने के लिए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए है। यू कैन सी एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट तो कहां देखने का, क्योंकि हम तो इंपोर्ट ही करते थे। पर दोस्तों अभी तक का 2022 तक का आप डेटा देखो दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट खाली 16% से बढ़ रहा था। कितना? 16% का हमारा दोस्तों ग्रोथ था, वो भी खास 2022 में एक बड़े जंप के कारण, राइट। लाइफ टाइम हाई हमने एक्सपोर्ट किया, लाख करोड़ पार कर दिया पहली बार 2022 में। और दोस्तों आने वाले 5 साल में हम 50% कगार से दोस्तों एक्सपोर्ट करेंगे। आज खाली लाख करोड़ का माल एक्सपोर्ट होता है, हम दोस्तों 6 लाख करोड़ का माल एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो थैंक्स टू स्कीम्स एंड थैंक्स टू योर लोकल कंपनीज जो इस पे काम कर रहे हैं, ध्यान हमें यहाँ पे केंद्रित करना पड़ेगा। कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है दोस्तों? दिस आर द लिस्ट ऑफ टॉप 10 प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा आज हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने लगे। देखो वो जमाना, हर एक के पास चाइना के फोन, हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, और दोस्तों अब ये टाइम आ गया है इंडिया मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहा है, और आज हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी दोस्तों हो गए मोबाइल फोन में, राइट। सो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किधर होता है ये भी तो देखने जैसा है दोस्तों। यूएस आपका सबसे बड़ा साथी है। यूएस एंड यूएई, ये दो कंट्रीज मिलके ही 35% एक्सपोर्ट को ले लेते हैं। जो सबसे ज्यादा जिससे हम लेते थे वो तो हमसे खाली 6% माल लेता है, राइट। तो यूएस एंड यूएई, थैंक यू वेरी मच एंड थम्स अप टू बोथ द कंट्रीज, जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है दोस्तों, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये क्यों इतना इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है? एक तो देखो डोमेस्टिक कंजप्शन, राइट। एक्सपोर्ट क्यों? तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट बाय लोकल एंड ग्लोबल प्लेयर इन इंडिया। अभी आपने एप्पल देखा, इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो ग्लोबल प्लेयर भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, वर्ल्ड ढूंढ रहा है चाइना +1 स्ट्रेटेजी। तो चाइना +1 स्ट्रेटेजी में कौन, ये +1 में कौन आएगा? इंडिया का नाम अव्वल है। थर्ड, लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सिस्टम ऑटोमेशन, ये सब दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के, राइट। तो फ्रेंड्स, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पूरी इंडस्ट्री, अगर भारतीय इंडस्ट्री हम देखें तो वैसे हम पुराने नहीं दोस्तों, ये रिलेटिवली यंग है, सिर्फ 3 दशक पुरानी है। वर्ल्ड वाइड तो ये 5 दशक पुरानी है। हमारे यहाँ पे हमने लेट काम शुरू किया, इसीलिए तो हम इंपोर्टेड माल यूज करते थे अब तक। ये अच्छी बात नहीं है कि हमको आज भी सैमसंग पे डिपेंड रहना पड़ता है, राइट। सो द इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री हैज ग्रोन इन प्रोविनेंस ओवर द लास्ट डिकेड। सही में तो ये पिछले दशक में ही बढ़ी है, पर्टिकुलरली पिछले 5 साल ही इनके लिए एक बूस्टर डोज थे। इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री ये ट्रेडिशनली पीएसयू सेक्टर था, राइट, जहां पे कुछ मल्टीनेशनल के लिए धीमी गति से दोस्तों काम किया जाता था। These companies were addressing requirement of consumer electronics OEM and some of them were manufacturing for their global requirement। पर एक छोटी इंडस्ट्री दोस्तों ये थी। अभी
देयर आर नियरली 700 ईएमएस कंपनीज इन द मार्केट, और इसमें छोटी बड़ी बहुत सी कंपनी आज हो गई। जैसे ग्लोबल कंपनीज अगर हम देखें ईएमएस सेक्टर में इंडिया में, तो कौन है? भारत FIH इज द लार्जेस्ट, फ्लेक्स पुरानी कंपनी है, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, राइट, कई कंपनियां हैं। लार्ज कंपनीज, इंडियन कंपनीज कौन सी है? तो सबसे बड़ी दोस्तों आपकी डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर, केन्स, एसएफओ टेक्नोलॉजी, सिरमा जिसका भी आईपीओ आया था, एवलॉन टेक्नोलॉजी, एलिन अगेन जिसका आईपीओ आया, सेंट्रम, राइट। तो ये भी लाइन लगी हुई है इंडियन कंपनीज की भी। और कुछ मिड स्केल छोटी कंपनियां हैं जिसमें ये कंपनी आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, आईके, आईओ, एलईडी लाइटिंग, रैंक्सन्स, डिजिटल सर्किट वगैरह वगैरह, राइट। तो हमने ग्लोबल कंपनीज देखी, हमने इंडियन लार्ज कंपनीज देखी और इंडियन मिड स्केल साइज की कंपनी देखी। इतने सारी कंपनियां क्यों? क्योंकि यहाँ पे फायदे दे रहे हैं सरकार काम करने के लिए, ताकि हम इंपोर्ट कम करें, ट्रेड डेफिशिएट कम हो। अभी रिसेंटली हमने कुछ कंपनीज के अनाउंसमेंट भी देखे होंगे नोटेबल, जैसे फ्लेक्स, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड इन यूएस, is considering increase its investment in India to around $12 billion in order to expand its manufacturing capabilities. 2021 में आपने सुना होगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में टाटा ग्रुप announced that it will invest around 57,000 million as part of its phase 1 investment in the industrial complex in Tamil Nadu, India, to construct a phone component manufacturing facility. राइट दोस्तों, तो ये कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो पहले स्टेज में 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ आपका। किसके लिए? कौन के लिए? 2021 you saw Jabil, जो अगेन मल्टीनेशनल कंपनी, announced they are going to invest 2,000 crore in Pune and plan to venture into smartphone, home appliances, mobile spare part and food packaging. Dixon आपकी as provider of electronic manufacturing service announced in 2021 that it would invest approximately 600 crore to build a new capacity in India for mobile phone, laptop, tablet, telecom equipment and LED component. अब ये छोड़ो, अपने बड़े खिलाड़ी भी आ गए दोस्तों। 2022 में Reliance Strategic Business Venture, a subsidiary of Reliance Industry, has just entered into a joint venture with Sanmia Corporation for INR 1,700 करोड़, 50% स्टेक इन्होंने लिया है। तो देखो सबका ध्यान इधर है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो एब्सोल्युटली दोस्तों इधर हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों एड्रेसेबल मार्केट कितना हुआ? हमने इतने सारे डेटा देखे, याद है क्या? देखो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की जो हमने बात की थी, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दोस्तों 18% से बढ़ेगा, राइट। कितना है? 9 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ पहुंचेगा। फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 6 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़, यानी 24% का ग्रोथ होगा। ईएमएस एड्रेसेबल मार्केट 22% से बढ़ेगा। इंडिया का कंट्रीब्यूशन उसमें 28% का गार से बढ़ने वाला है, भारत का कंट्रीब्यूशन, राइट। और इंडियन ईएमएस मार्केट दोस्तों 32% से बढ़ेगा, राइट। लाख करोड़ से करीबन 4-5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ह्यूज ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे दिखता है। इंडियन एलईडी ईएमएस मार्केट भी, राइट, एलईडी में भी अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। न्यू एज बिजनेस है ये। टोटल इंडियन एलईडी लाइटिंग ईएमएस मार्केट कितना ग्रोथ दोस्तों? 15-16% से बढ़ा है, 27% से बढ़ेगा। तो एलईडी इज ऑल्सो अ ग्रोथ सेगमेंट। अब दोस्तों ये सब क्यों, कैसे इतना ग्रोथ आ रहा है? PLI स्कीम इन 13 की सेक्टर फॉर एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एनहांसिंग एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत दोस्तों, कम इनपुट ज्यादा एक्सपोर्ट, राइट। यू कैन सी सबसे बड़ा इन्होंने दोस्तों कहां पे स्कीम दिया है? तो आप 409 बिलियन रुपए, राइट। मतलब हम कह सकते हैं ना ये करीबन, राइट, 40,000 करोड़ तो दोस्तों मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के पीछे डाला है रुपया। तो सबसे बड़ी PLI स्कीम में फायदा किसको है? इसी इंडस्ट्री को। मैंने भी अभी जस्ट मेरे ख्याल से 15 डेज बैक जब एक नया अनाउंसमेंट आया था 17,000 करोड़ का, उस पर भी एक वीडियो बना के दिया था, वो इसी इंडस्ट्री के लिए था दोस्तों, राइट। तो नई नई स्कीम्स आती जा रही है इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। तो यस, इकोनॉमिक कंपैरिजन ऑन फेवरेबल मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर, इंडिया चाइना में से कौन ज्यादा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करने में, राइट। तो अभी तक तो सब वेटेज चाइना की ओर था,
But India has the potential to become a global manufacturing powerhouse competing with China, which now produce 1/5 of world commodities. अरे हम दोनों एक जितने थे, इंडिया चाइना का सेम जीडीपी था, पर देखो क्या पिकअप किया उन्होंने भी, हमने भी इस सेक्टर में, आप देखो लास्ट 4-5 ईयर में जबरदस्त काम किया है, राइट. सो विद रिलेटिवली यंग पॉपुलेशन, इंडिया बूस्ट द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. गलत लिखा है इन्होंने, अभी तो हम लार्जेस्ट है. India's median age is 29 years, lower than China's median at 38 years. तो चाइना से तो हम 10 साल यंग है, तो हम उनसे लंबे समय तक यंग रहने वाले हैं. तो एक बढ़िया पॉइंट है यस इंडिया के बूस्ट के लिए, राइट. देखो कुछ चीजें हैं क्यों चाइना में इतना बढ़िया काम हुआ. पॉपुलेशन तो चलो उनकी ज्यादा थी, अभी नहीं है, पर उनका जीडीपी देखो माइंड ब्लोइंग. हमसे, हम कह सकते हैं ना 5 गुना वो हमसे आगे निकल गए, हमारे साथी थे ये, पर इन्होंने हमसे 20 साल पहले कदम उठाए जो हम आज उठा रहे. जीडीपी ग्रोथ दोस्तों इन्होंने बढ़िया ग्रोथ किया, अभी हमारा जीडीपी ग्रोथ उनसे अच्छा होता जा रहा है. इन्फ्लेशन 5.5, उनका 0.9, अच्छा काम किया है. मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों ये 26% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. मैन्युफैक्चरिंग हमारा खाली 14% करता है, तो हम वीक है. पर ये सारे स्कीम्स के लगते, अब जब गवर्नमेंट का फोकस है, इंडिया का ये 25-26% हो जाएगा दोस्तों, राइट. एक्सपोर्ट देखो हम कुछ करते ही नहीं है ना. इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कंपेयर करो, इंपोर्ट कितना ज्यादा, एक्सपोर्ट कितना कम. चाइना देखो यार, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट तो करता नहीं है, इतना कम. तो वो ट्रेड डेफिशिएट में नहीं है, हम ट्रेड डेफिशिएट में है. अब हमको यही सुधारना पड़ेगा. चलो ये सब स्टेप से हम उतरेंगे, राइट. मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में वो 1, हमको नंबर 2 रैंकिंग मिलता है, राइट. सो टोटल डेकोरेटिव मार्केट भी अगर इसके साथ हम देखें, राइट, हमने 3 चीजें देखी. ईएमएस देखा, राइट, हमने लाइटिंग देखा. डेकोरेटिव लाइटिंग मार्केट क्यों देखने का, क्योंकि ये भी उसी का एक पार्ट है. आपने देखा होगा अभी एशियन पेंट ये इंडस्ट्री में आ रहा है और डबल डिजिट में ग्रोथ करने भी लगे वो लोग. तो क्यों वो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दिस इंडस्ट्री टू ग्रो बाय 12, 13, 15% ईयर ऑन ईयर. एक बड़ा बिजनेस दोस्तों ये भी होता जा रहा है, राइट. सो एस्टिमेट्स, ये किधर जैसे ज्यादा डेकोरेटिव, फिर लाइटिंग, ये सब किधर ज्यादा बिकता है और क्यों बिकते हैं. अब जैसे हम लोग रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर जो पहले तो अभी हमारे यहाँ पे थे नहीं, पर अभी कितना ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर में. ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर किसके सबसे ज्यादा होते हैं, एपरल इंडस्ट्री के 62%, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ऑर्गेनाइज फूड रिटेल, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ये सब अपने नए नए स्टोर खोल रहे हैं. आज भारत में दोस्तों कितने स्टोर हो चुके, 40,000 स्टोर्स. अब टोटल 40,000 में रिलायंस रिटेल के स्टोर कितने थे, 18,000. तो कितना बड़ा मार्केट शेयर वो लोग ले जा रहे हैं. और ये इतने सारे स्टोर्स खुलेंगे, ये सब चीज दोस्तों बूस्ट करती है आपकी एलईडी लाइटिंग, इन ऑफिस फर्निशिंग, इन होम फर्निशिंग, इन सब चीजों को. तो ग्रोथ यहाँ पे अच्छा उम्मीद करो. और दोस्तों अभी ये डेटा के जितने डेटा अभी हमने देखे दोस्तों, सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लगी, नो डाउट दोस्तों डिक्सन. देखो किंग साइज धंधा है, अच्छा खासा एक्सपांशन कर रहे हैं, राइट. सो डिक्सन को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो बड़े मार्केट में डील करता है. ये जो आपकी कंपनी है ये भी अच्छी है, बुरी नहीं है, राइट. मैं आईपीओ भरूंगा ना खुले तब बेचूंगा नहीं, ये सब करना हो तो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो भी बढ़ेगी, डिक्सन भी बढ़ेगी. पर घोड़ा कौन सा आगे जा सकता है, डिक्सन का. तो डिक्सन टेक्नोलॉजी इज बेस्ट कंपनी फ्रॉम दिस सेक्टर. दोस्तों हमारे पास भी नहीं है, राइट. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में हम हेवल्स में इन्वेस्ट करते हैं, वोल्टास में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इससे भी बेहतर पोजीशन पे है. पर उनका ग्रोथ आपको 15% मिल सकता है, डिक्सन का ग्रोथ तो इन दोनों से ज्यादा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो डिक्सन को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों, 1% जगह जरूर दे सकते हैं डिक्सन, राइट. देखो मैंने चार्ट दिया है, मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि 2600 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं. देखो रिसेंटली जैसे पीएलआई स्कीम अनाउंस हुई, हम सीधा बूम हुआ, यहाँ पे ये कंटिन्यू गिर रहा था, करेक्शन में था, और आपने बैंड ऑफ द ट्रेंड देखा. ये नई 17,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम का ये इफेक्ट है. यस 2600 करोड़ के आसपास इसको ले सकते हैं. मैं इसी साल का 5600 का टारगेट उम्मीद करूंगा, जहां पे 5% प्रॉफिट बुक करेंगे. पर हम लोग ये करने के लिए थोड़ी ना निवेश कर रहे हैं दोस्तों, हमें तो क्या चाहिए, 10 साल में डिक्सन दोस्तों धंधा 15% से तो ग्रोथ होना ही चाहिए.
15% से धंधा बढ़ेगा, आपका पैसा भी 15% से बढ़ना चाहिए, राइट? सो यस, डिक्सन इज अ वेरी गुड कंपनी। IKIO का क्या, अभी आज हम डिक्सन की बात करने नहीं बैठे, अभी तो IKIO। तो मैंने 300 करोड़ का इनका सेल्स लिया, इनका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे लिया हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये साल का जब आप रिजल्ट अभी देखोगे, राइट, तो 400 करोड़ 440 करोड़ का दोस्तों इनका धंधा होना चाहिए इस साल का, एस्टिमेट है। प्रॉफिट 70 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, मार्जिन 15.5% के रहने चाहिए, राइट। अब बोरोइंग 136 करोड़ का रहेगा, टोटल इक्विटी 141 करोड़। दोस्तों मैं ग्रोथ इसमें अच्छा उम्मीद करूंगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि IKIO 2030 तक 1000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच जाएगी। 15% का तो ग्रोथ उम्मीद करे कि नहीं, राइट। मार्जिन मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव लिया है 12%, क्योंकि देखो किसी के है नहीं इतने बढ़िया 15% मार्जिन। तो 141 का मैं प्रॉफिट उम्मीद करता हूं, तो 15 रुपए का आपका EPS हो जाएगा दोस्तों। तो 285 आज भर रहे हो, आपको हर साल 5-6 रुपया मिल रहा है, ये 2030 में 15 रुपया हो जाएगा, राइट। अब ये 2030 यानी बहुत लंबी बात नहीं है, 7-1 साल की मैंने बातें की। आप 285 के IPO के ले रहे, देखो अच्छा खुले, पर मैं एक नेगेटिव भी यहाँ पे दे रहा हूं कि 173 का इसका फेयर वैल्यूएशन होता है। जब बाजार कभी गिरे, करेक्ट हो, तो ये आ सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा यहाँ, राइट। ये इसकी फेयर वैल्यू हुआ 460 रुपीज का मेरा, मैं फेयर वैल्यूएशन 2030 का टारगेट रखता हूं। तो 460 का अगर इनका फेयर वैल्यू, तो 800 के करीब तो भाव होना चाहिए ना, राइट। तो यस, IKIO कमा के दे सकता है, पर बेस्ट प्रायोरिटी कौन सी दोस्तों, डिक्सन पे ही रखने की। मैं कितने स्टार रेटिंग दूंगा, 3 स्टार में इसको दे सकता हूं, कंसिडरिंग देयर लीडरशिप पोजीशन, देयर कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट, देयर लिक्विडिटी, देयर सोल्वेंसी, 3 स्टार बराबर है। पर हाँ भरो, अच्छा खुलेगा, पर ध्यान में क्या रखो, डिक्सन जो 5 स्टार रेटिंग वाली कंपनी है, राइट। 5 स्टार रेटिंग इसलिए सारे प्रकार से दोस्तों अच्छी है ये कंपनी, राइट। वी कैन अप्लाई फॉर द IPO कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विथ government focused industry, but company is not at leadership position. Leader is Dixon, which could be the better candidate for long term wealth. मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, ये टिप देने का काम नहीं है, मैंने सिर्फ आपको कुछ बातें बताई है जिससे आप डिसीजन ले सके मुझे कहां पैसा डालना चाहिए। वन मोर कंपनी फ्रॉम द सेम सेक्टर, एम्बर, राइट। ये भी इनका भी इसी में काम है, 4,500 करोड़ का टर्नओवर है, तो आपका डिक्सन 10,000 करोड़, राइट। देखो PLI स्कीम के बाद इधर भी वॉल्यूम आया, इसमें भी BOT दिया, पर प्रायोरिटी डिक्सन को ज्यादा देने की। ये सिरमा ये भी चली, राइट, IPO के बाद। अभी ये तो अभी कुछ महीने पहले ही IPO इनका आया हुआ है, राइट। पर PLI की इफेक्ट आपको हर जगह दिख रही है। और ये एलिन, ये नहीं लेने की दोस्तों, ये कोई प्रायोरिटी कंपनी नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है दोस्तों, राइट। और आपको चार्ट में भी ये सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। IPO भरे कि नहीं वो डिसीजन आप लो, मैं कभी उस पर कमेंट नहीं करता हूं। IPO खुलने के बाद क्या करने का, लंबे समय के लिए लेने की कि नहीं, हमने उस पर बातचीत की है दोस्तों। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर डालिएगा, आप क्या करोगे इस कंपनी में। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.